नमस्ते जी, नमस्ते। क्या हाल चाल है आपके? सर जी हम तो बहुत अच्छे हैं, आप बताइएगा। हम भी बहुत बहुत बढ़िया हैं। प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। चलें? यस सर। तो नया और इम्पोर्टेंट चैप्टर है आपका टाइप्स ऑफ ड्यूटीज़ का। इस चैप्टर में हम लोग सीखेंगे कि कौन कौन सी ड्यूटीज़ होती हैं, कौन कौन सी वैल्यूज़ के ऊपर उनकी कैलकुलेशन की जाएगी और उनके रेट्स क्या क्या होंगे। तो वैसे करके है। एग्जाम में जो क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है वो या तो पूछा जाएगा कि किसी प्रोडक्ट की असेसिबल वैल्यू बताइए, जो कि वैल्यूएशन चैप्टर में हमने सीखा था, या पूछेगा वैल्यू दे रखी होगी और पूछेगा कि भाई इसमें ड्यूटीज कैलकुलेट करके बताइए, या फिर मन हुआ तो असेसिबल वैल्यू और ड्यूटीज दोनों पूछेगा। तो यहां पर हम ड्यूटीज कैलकुलेट करना सीखेंगे। कौन कौन सी ड्यूटीज आपके सामने आएंगी? कस्टम एक्ट 1962 की बात करें तो यहां से बीसीडी निकलती है। कस्टम टैरिफ एक्ट 1975 की बात करें तो इसमें सीवीडी 31, 33, 35, 37, 39 ये सीवीडीज निकलती हैं। ये लगाई जाती हैं पैरिटी मेंटेन करने के लिए। एक्शन भी हमारा होता है, रिएक्शन भी हमारा होता है। एक्शन मतलब क्या? मतलब ये कि इंडिया में हमने जिन प्रोडक्ट के ऊपर सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी लगा रखी है, उन प्रोडक्ट का अगर इंपोर्ट करेंगे तो उनके ऊपर भी वैसे ही कुछ ड्यूटी लगानी पड़ेगी। तो इंडियन गुड्स से पैरिटी मेंटेन कराते हैं फॉरेन गुड्स की, तो इसलिए उन पर ये वाली ड्यूटीज लगाई जाती हैं। यहां पर ये क्या है? ये है प्रोटेक्टिव ड्यूटी, सेफगार्ड ड्यूटी, सब्सिडाइज्ड आर्टिकल्स, एंटी डंपिंग ड्यूटी। कि यहां पर एक्शन विदेशियों का होता है कि वो कुछ भारी मात्रा में इंडिया में माल भेज रहे हैं, सब्सिडी दे रहे हैं, डंपिंग कर रहे हैं, तो उनके इस एक्शन पर रिएक्शन हम देते हैं इस प्रकार की ड्यूटीज लगाकर। समझ में आ गई बात? तो ऊपर वाले केस में एक्शन रिएक्शन दोनों हमारे होते हैं और यहां पर एक्शन उनका होगा, रिएक्शन हमारा होगा। वायरस उनका होगा, एंटीवायरस हमारा होगा। आगे है फाइनेंस एक्ट 2018 से लगाया गया था सोशल वेलफेयर सरचार्ज, एंड फाइनेंस एक्ट 2021 से एआईडीसी की यहां पर बात करी गई है। एग्रीकल्चर सेस के रिस्पेक्ट में बात करके चलेंगे। तो ये है आपकी टोटल ड्यूटीज, ऐसे करके आ जाती हैं। यहां पर मैंने एक मास्टर चार्ट अब आपको बनाकर दिया है कि ड्यूटीज को कैसे कैसे करके कैलकुलेट किया जाता है। तो सबसे पहले अपनी हम असेसिबल वैल्यू लिख लेंगे, जो कि सेक्शन 14(1) ट्रांजैक्शन वैल्यू इज इक्वल टू असेसिबल वैल्यू और एज पर वैल्यूएशन रूल्स निकाली गई है, या फिर सेक्शन 14 सबसेक्शन 2 असेसिबल वैल्यू इज इक्वल टू टैरिफ वैल्यू जो है उसे यहां पर रखवा दिया जाएगा। उसमें सबसे पहले ऐड करेंगे अपनी हम बेसिक कस्टम ड्यूटी। इसी ओरिजिनल असेसिबल वैल्यू को ऊपर से कैलकुलेट किया जाएगा, और जो इसका रेट्स है वो कहां से आएगा सर जी? उठकर इसके जो रेट्स हैं, भाई साहब भगवान झूठ ना बुलाए, कस्टम टैरिफ एक्ट से इसके रेट उठकर यहां पर आ जाते हैं। ठीक है साहब, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद ये जो आया जुड़कर आपका इसे टोटल ए के नाम से बुला रहे हैं। अब यहां पर ऐड की जाती है आपकी सीवीडी 31 या 33 जो भी है। तो इसके लिए कौन सी वैल्यू ली जाएगी? तो इसमें हमें देखना पड़ता है कि हमारा जो प्रोडक्ट जो हम इंपोर्ट कर रहे हैं क्या वो एमआरपी बेस्ड वैल्यूएशन सिस्टम में आता है। एक्साइज के अंदर एक सेक्शन आता है 4A करके, जो एमआरपी बेस्ड वैल्यूएशन की बात करता है। तो क्या हम वहां पर फॉल करते हैं? अगर हाँ वहां फॉल करते हैं हम, तो फिर ठीक है। जिस तरह से एक्साइज में वैल्यूएशन लिया जाता है वैसे वैल्यूएशन मेथड सीवीडी 31 कैलकुलेट करने के लिए लिया जाएगा, यानी कि एमआरपी माइनस नोटिफाइड अबेटमेंट बाय द गवर्नमेंट, या इन शॉर्ट अबेटेड एमआरपी यहां पर ली जाएगी फॉर कैलकुलेटिंग सीवीडी 31 या 33। दूसरा, अगर हम जो इंडिया के बाहर से प्रोडक्ट इंपोर्ट कर रहे हैं वैसा वाला प्रोडक्ट इंडिया में ट्रीटमेंट क्या है उसका? इंडिया में सेंट्रल एक्साइज में उसे सेक्शन 3 सबसेक्शन 2(32) असेसिबल वैल्यू इज इक्वल टू टैरिफ वैल्यू के अकॉर्डिंगली ड्यूटी कैलकुलेट की जाती है। तो हमें पैरिटी मेंटेन करनी है। रेट के साथ साथ अगर वैल्यूएशन मेथड का भी पैरिटी मेंटेन हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। तो जो वैल्यूएशन मेथड एक्साइज में लगाते हैं वैसा वाला ही वैल्यूएशन मेथड हम इंपोर्टेड गुड्स के ऊपर अपना लगा के चलेंगे फॉर द पर्पस ऑफ सीवीडी 31 या 33, यानी कि असेसिबल वैल्यू इज इक्वल टू टैरिफ वैल्यू जो कि एक्साइज में होती है। और अगर ऐसा कोई मामला नहीं है तो फिर जो टोटल ए आया था उसी के ऊपर हम अपना ये कैलकुलेट करके चलते हैं सीवीडी 31 को। ठीक है जी।
आगे आता है, जब इतना जोड़ देते हैं तो फिर आएगा आपका सोशल वेलफेयर सरचार्ज। ये बीसीडी प्लस सीवीडी 31 के ऊपर निकल कर आता है। लेकिन ध्यान दीजिए, सीवीडी 31 हर प्रोडक्ट पे नहीं लगाई जाती है, सिलेक्टेड आर्टिकल्स पे ही लगती है जो कि सेंट्रल एक्साइज या स्टेट एक्साइज के दायरे में आते हैं उनके ऊपर। अगर वैसा वाला प्रोडक्ट, ये 2-3 प्रोडक्ट हैं अपने, अगर इन 3 में से कोई प्रोडक्ट को आप इंपोर्ट नहीं कर रहे हो तो फिर आपकी ये सिर्फ और सिर्फ बीसीडी के ऊपर ही कैलकुलेट किया जाएगा सोशल वेलफेयर सरचार्ज को। अगर मान लीजिए टोबैको इंपोर्ट किया है जिसके ऊपर सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी का लोड आता है, तो फिर आपका बीसीडी प्लस सीवीडी 31 उसके ऊपर इसकी कैलकुलेशन करी जाएगी। ठीक है, ये ऐड करने के बाद में फिर हमारा जो टोटल सी आता है, टोटल सी के ऊपर अपना हम सीवीडी 35 जो कि वैट को कॉम्पनसेट करने के लिए लगाया जाता है उसकी कैलकुलेशन यहाँ पे करके चलेंगे। और ये जो इंडिया में सेल्स टैक्स के कवरेज एरिया में प्रोडक्ट आते हैं, जैसे 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट आ गया, अल्कोहलिक लिकर आ गया, तो 2 तरह के प्रोडक्ट ऐसे हैं जो सीवीडी 35 के कवरेज एरिया में आते हैं। ठीक है, यस सर। आगे क्या है, नाउ कैलकुलेट ऑल अदर ड्यूटीज। तो यहां पर इनका बेस आपको बता रखा होगा कि कौन सी वैल्यू पर कैसे करके कैलकुलेट करना है। अगर इनका कोई बेस आपको नहीं बता रखा है, बाय द वे मान लीजिए सेफगार्ड ड्यूटी दे रखी है कि 10% है एंड इट इज नॉट स्पेसिफाइड दैट ऑन विच वैल्यू इट विल बी कैलकुलेटेड, सो आप अपनी जो ओरिजिनल वैल्यू है उसी के ऊपर इसे कैलकुलेट कर देंगे। अदरवाइज वैसे बेस आपको दे रखा होता है कि कैसे कैसे कैलकुलेट करनी है। तो जो आपके सेफगार्ड और ये एक्शन रिएक्शन वाले जो ड्यूटीज है ना, आप इनको यहां पर ऐड करके चलते हैं। उसके बाद में सारा कुछ ऐड होने के बाद अब आईजीएसटी नाम के जो बाबा हैं वो यहाँ पर दर्शन देंगे। आईजीएसटी एक्ट का जो सेक्शन 5 है, चार्जिंग सेक्शन, वहाँ पर एक प्रोवाइजो था कि अगर इंडिया के बाहर से गुड्स इंपोर्ट होता है तो उसका लेवी कलेक्शन जो है वो कस्टम टैरिफ एक्ट 1975 के अकॉर्डिंगली किया जाएगा। तो यहाँ पर उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए कस्टम टैरिफ एक्ट 1975 में सेक्शन 3 सबसेक्शन 7 आता है। वहाँ पर ये लिखा गया कि ठीक है भैया, आईजीएसटी हम यहाँ पर मैनेज करके चलेंगे और कौन सी वाली वैल्यू पे ये कैलकुलेट किया जाएगा। तो जो आपका यहाँ तक का टोटल ई आ रहा है, इंक्लूडिंग ऑल अदर ड्यूटीज़, जीएसटी के अंदर भी यही फार्मूला लगता है कि जीएसटी और कॉम्पनसेशन सेस को छोड़कर बाकी जितने भी ड्यूटीज टैक्सेस हैं सबको ऐड करने के बाद जो वैल्यू आती है उस पर जीएसटी कैलकुलेट किया जाता है। तो उसी प्रिंसिपल को यहाँ पर भी फॉलो किया जा रहा है कि ठीक है भाई, सारा कुछ ऐड करने के बाद में अब जो वैल्यू आई है इसके ऊपर हम अपना जीएसटी कैलकुलेट करके चलेंगे, ऐसे बोल दिया जाता है। तो ये वाली बात तो यहाँ पर हो ही गई है। इसके साथ साथ ठहरो, अगर मान लीजिए इंपोर्ट किया है किसी, नॉर्मली देखिए हम क्या करते हैं कि ये जो वैल्यू अपनी पकड़ी जाती है ना ऊपर वाली, ये कौन सी वैल्यू होती है, ये होती है आपकी ओरिजिनल वैल्यू। यहाँ पर ये वाली वैल्यू को पकड़ कर चलते हैं हम लोग, ओरिजिनल वैल्यू पर पकड़ा जाता है। अगर गुड्स को क्लियर कराने से पहले पोर्ट पर, यहाँ पर वेयर हाउस में, जहाँ कहीं भी अगर बेच दिया जाता है तो उसका सीन क्या होता है। तो पहली बात तो ये, बेचते समय कोई ना तो इम्पोर्ट ड्यूटी कलेक्शन होता है और ना ही आपकी आईजीएसटी का कलेक्शन किया जाएगा, क्योंकि ये सब की बातें तब आती हैं जब गुड्स होम कंजम्पशन के लिए क्लियर कराया जाता है। तो पहली बात तो ये तय है कि जब ये क्लियर होगा उसी वक्त पर इम्पोर्ट ड्यूटी एंड आईजीएसटी एट द सेम टाइम वहीं पर पे करवाए जाएंगे, अदरवाइज नहीं, पहली बात। दूसरी बात ये यहाँ पर आती है कि ठीक है यार, हम अपनी वैल्यू कौन सी लेके चलेंगे। 1 लाख रुपए का यहाँ इंपोर्ट किया गया, इसने इसको बेच दिया, इसने उसको बेच दिया, इसने बेच दिया एक को 1.5 लाख रुपए का, अगले ने बेच दिया उसको 2 लाख रुपए का। तो जब आखिरी व्यक्ति जो थर्ड पर्सन था वो छुड़ाएगा जिसको 2 लाख रुपए का बेचा गया था। तो हम अपने क्वेश्चन की जो शुरुआत करेंगे वो यहाँ से करके चलेंगे, जो ओरिजिनल इंपोर्ट वैल्यू थी अपनी ये वाली, इंडिया के बाहर से इंडिया में कितने में आया था, बिकॉज वी आर कैलकुलेटिंग इंपोर्ट ड्यूटी। जो वैल्यू एडिशंस इंडिया में आकर हो गए हैं उनको हम यहाँ पर नहीं कंसिडर करके चलेंगे फॉर द पर्पज ऑफ इंपोर्ट ड्यूटी। ठीक, तो वैसे करके यहां तो आएगी आपकी वैल्यू ये 1 लाख रुपए की, करेक्ट है जी, यस सर। लेकिन जब आईजीएसटी कैलकुलेट करते हैं तो वहां पर बात थोड़ी सी अलग हो जाती है। अलग क्यों हो जाती है उसका भी मैं कारण आपको बता रहा हूं। देखिए, अब ये जो आपके यहां पर माल बेचा जा रहा है कि भाई 1 लाख का आया था, फिर 1.5 लाख का और 2 लाख का, तो 1 लाख इंडिया में आके बढ़ गए हैं। अब जो इंडिया में 1 लाख आके बढ़ा है, धरती पर इंडिया की पर बढ़ा है, तो मैं मानता हूं कि इसके ऊपर इंपोर्ट ड्यूटी तो नहीं आनी चाहिए, लेकिन जीएसटी का लोड तो आना चाहिए ना। हाँ, जीएसटी का लोड आना चाहिए। तो हमें 1 लाख रुपए के ऊपर जीएसटी अपना लगाना है। जो एडिशनल 1 लाख वैल्यू एडिशन यहाँ पर हुआ है, पर लगाएं कैसे, क्योंकि इस पॉइंट पर तो ले नहीं सकते जब ये ट्रांजैक्शन हो रही है, क्योंकि इंपोर्ट ड्यूटी और आईजीएसटी दोनों इकट्ठे ही कलेक्ट किए जाने हैं, और इंपोर्ट ड्यूटी कलेक्ट होती है जब यहाँ से बाहर निकलते हैं तब। तो हमने क्या किया कि जब यहाँ पर ट्रांजैक्शन हुई तो जीएसटी में लिख दिया कि इस घटना को सप्लाई नहीं माना जाएगा, तो यहाँ से तो बचा लिया। लेकिन जब यहाँ नंबर आया आईजीएसटी कैलकुलेट करने का, तो जो वैल्यू एडिशन यहाँ पर हुआ था कस्टम एरिया के अंदर,
उसको भी शामिल करते हुए अब ये जीएसटी निकालेंगे। यानी कि इसको यहाँ तो सप्लाई बनने से रोक दिया क्योंकि प्रॉब्लम हो रही थी, लेकिन ऐसा नहीं कि सप्लाई नहीं बनने दिया तो जीएसटी छोड़ दिया। जब भी जीएसटी कलेक्शन की बात होगी तो ये बोल रहे हैं कि ये जो आपका वैल्यू निकल के आ रही थी, ये वाली वैल्यू, और आपका जो लास्ट ट्रांजैक्शन वैल्यू थी गुड्स को क्लियर कराते समय, वो वाली वैल्यू विच एवर इज हायर, उस हायर वैल्यू को हम आईजीएसटी पर्पज के लिए कंसिडर करके चलेंगे। आई होप बात समझ में आ गई होगी। कहने का मतलब ये है कि इफ देयर इज एन वैल्यू एडिशन ऑन इन कस्टम एरिया तो वो भी जीएसटी पर्पज के लिए कंसिडर किया जाएगा। आगे है कॉम्पनसेशन सेस। तो ये इसी की बहन है जीएसटी की। तो जिस वैल्यू के ऊपर जीएसटी कैलकुलेट किया जाता है उसी वाली वैल्यू के ऊपर कॉम्पनसेशन सेस को भी कैलकुलेट किया जाएगा। ठीक है, यस सर। तो ये तो होगी अपनी कैलकुलेशन की बातें, और कौन कौन से प्रोडक्ट नई पुरानी कैटेगरी में आते हैं वो आप पहले से जानते हैं, ये मैंने लिखा हुआ भी है यहाँ पर आकर। ठीक है जी। आइए अब एक एक ड्यूटी का चरित्र देखते हैं कि कौन सी ड्यूटी किस प्रकार से वर्क करती है। तो सबसे पहले नमस्कार करते हैं बेसिक कस्टम ड्यूटी को। तो हालांकि इनके बारे में आपको जानकारी मिल चुकी है, बट फिर भी एक एक बात को रिवाइज कर लेते हैं। ऑब्जेक्ट क्या होता है? वही इंडिया के बाहर से इंडिया में आ रहे हैं, डोमेस्टिक इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करना मेन ऑब्जेक्टिव होता है, और रेवेन्यू कलेक्शन होता है वही अपना। और लेवी की जाती है अंडर सेक्शन 12 ऑफ कस्टम टैरिफ एक्ट, और जो रेट्स हैं वो पिक किए जाते हैं कस्टम टैरिफ एक्ट से, जहां पर दो शेड्यूल हैं, फर्स्ट शेड्यूल और सेकंड शेड्यूल। फर्स्ट शेड्यूल में आपके इंपोर्ट ड्यूटीज के रेट हैं, सेकंड में एक्सपोर्ट ड्यूटी के रेट हैं। फर्स्ट में जो है वो दो बातें हैं, उसमें एक स्टैंडर्ड रेट है और एक आपके प्रेफरेंशियल रेट दे रखे हैं। स्टैंडर्ड रेट मतलब नॉर्मल, प्रेफरेंशियल मतलब कंसेशनल रेट। इफ गुड्स आर इंपोर्टेड फ्रॉम मोस्ट फेवर्ड नेशन देन कंसेशनल या प्रेफरेंशियल रेट एप्लीकेबल कराया जाता है। कौन सी वाली वैल्यू होगी? जौन सी वाली वैल्यू ओरिजिनल निकल के आई थी अंडर सेक्शन 14(1) या 14(2) एज द केस में बी। जो वैल्यू इंडिया के बाहर से इंडिया में लाने वाली होती है ओरिजिनल वैल्यू, उस पर हम कैलकुलेट करके चलते हैं। आगे बढ़ते CVD 3(1) करके। ऑब्जेक्टिव क्या है? चूंकि हिंदुस्तान के अंदर सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी या स्टेट एक्साइज ड्यूटी जो कि शराब के ऊपर लगाई जाती है उसे कॉम्पनसेट करना था, तो उन प्रोडक्ट पर जिन पर एक्साइज ड्यूटी का लोड आता है उन प्रोडक्ट को अगर हम इंपोर्ट करते हैं तो उनके ऊपर CVD 3(1) आपकी एप्लीकेबल कराई जाएगी। लेवी की जाती है सेक्शन 3 सबसेक्शन 1 के अंडर, एंड जो रेट होगा वो इसका उठ के आएगा आपका एक्साइज से ही, क्योंकि हमें पैरिटी मेंटेन करनी है। तो सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी के जो भी रेट्स है, लाइक टोबैको पे जो रेट्स है या डीजल पेट्रोल पे जो रेट्स आ रहे हैं, तो वो वैसे करके वहाँ से पिक किए जाएंगे एक्साइज टैरिफ से। एंड जो शराब है वो चूंकि स्टेट लेवी होती है तो अलग अलग स्टेट में अलग अलग रेट्स होते हैं, तो वैसे में वहाँ पर जो रेट नोटिफाई करके चलेगी सरकार, उस नोटिफाइड रेट से CVD 3(1) कैलकुलेट करी जाएगी। एंड जहाँ तक सवाल है असेसेबल वैल्यू का, तो कौन सी वाली वैल्यू पर इसे कंप्यूट करेंगे? तो मैंने आपको बताया कि डिपेंड करता है कि एक्साइज में वैल्यूएशन मेथड क्या है। अगर वहाँ MRP बेस्ड है तो अबेटेड MRP लेके चलेंगे, अगर वहाँ टैरिफ वैल्यू बेस्ड है तो उनमें सेक्शन 3 सबसेक्शन 2 ऑफ सेंट्रल एक्साइज एक्ट में जो टैरिफ वैल्यू बता रखी है उसके अकॉर्डिंग बात करेंगे। और अगर वैसा कुछ भी नहीं है तो फिर जो टोटल ए हमारा आया था, मीनिंग देयर बाई ओरिजिनल असेसेबल वैल्यू प्लस योर BCD, दिस वाज द टोटल ए, इस टोटल ए के ऊपर अपना कैलकुलेशन हम करके चलेंगे। ठीक है साहब? यस सर। उसके बाद में CVD 3(3), हालांकि एज ऑफ नाउ इट इज़ नॉट रेलिवेंट बट इट्स ए थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट, सो हम इसे करके चलेंगे, वी विल नॉट लीव इट ब्लैंक। कि जैसे इसमें होता क्या है, इंडिया के अंदर मान लीजिए हम स्टेनलेस स्टील अगर बनाते या स्टेनलेस स्टील से लाइक गैस स्टोव बनाते हैं, गैस स्टोव आपका एग्जेम्प्टेड है, मतलब इसके आउटकम पर एक्साइज ड्यूटी नहीं लगाई जाती, वो एग्जेम्प्टेड है। लेकिन जो इसका रॉ मटेरियल था SS, तो उस पर तो एक्साइज ड्यूटी लगकर आ रही होगी ना, लेकिन उसका क्रेडिट इनको नहीं मिलेगा बिकॉज आउटपुट पर निल है। जब क्रेडिट नहीं मिलेगा तो उनकी कॉस्ट का पार्ट बनेगा, और कॉस्ट का अगर पार्ट बनेगा, मान लीजिए 100 रुपये बनते थे, अगर कॉस्ट का पार्ट बनेगा तो कॉस्ट आ गई 1100 रुपये की। वैल्यू एडिशन अगर इनका 4000 रुपये का है तो टोटल वैल्यू बनेगी 5100 रुपये की। अब ये जो 100 रुपये है ये एक्साइज ड्यूटी का ही लोड है, जो आगे से नहीं पीछे से लगकर आ रहा है और फाइनल वैल्यू के अंदर रिफ्लेक्ट हो रहा है। इस 100 रुपीज़ को कॉम्पनसेट करने के लिए हम विदेशी गुड्स के ऊपर CVD 3(3) लगा देते हैं ओनली ऑन नोटिफाइड आर्टिकल्स, और इसमें जो रेट होगा वो रेट नोटिफाइड बाय गवर्नमेंट ही लिया जाएगा। एंड चूंकि होता क्या, प्रॉब्लम क्यों कहाँ निकल के आती है कि इसकी जो कैलकुलेशन होती है ये नॉर्मली आपकी रॉ मटेरियल के ऊपर की जाती है। अब हमारा जो प्रोडक्ट बन के आएगा बाहर से वो गैस स्टोव ही आ रहा होगा, इंपोर्ट हो रहा होगा। अब हमारे पास वैल्यू तो है गैस स्टोव की,
और लगानी है हमें ये वाली ड्यूटी, 100 रुपये का इफेक्ट कॉम्पनसेट करके चलना, जो कि कैलकुलेट किया गया था रॉ मेटल के ऊपर। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा कि इसके साथ एक रिश्ता फिक्स करना होगा कि रिश्ता किस तरह से यहाँ पे निकाला जाए। तो अकॉर्डिंगली सरकार यहाँ पर रिश्ता निकालकर एक रेट नोटिफाई कर देती है और उसी के अकॉर्डिंग आपकी ड्यूटी कैलकुलेट की जाती है। जहाँ तक सवाल है असेसिबल वैल्यू का, तो ये वही वाली वैल्यू का इस्तेमाल किया जाएगा जो कि CVD 31 के लिए इस्तेमाल करी गई थी। इज इट ओके? हाँ बोलो। हाँ हाँ सर जी एकदम ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद अब आता है आपका CVD 35। इंडिया में जो सेल्स टैक्स और छोटे मोटे जो टैक्स अपने लगाए जाते हैं उनको कॉम्पनसेट करने के लिए CVD 35 यहाँ पर मेरे कबूतर भूरा बच्चा लगाई जाती है। ठीक सर जी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये लगा दी हमने। अब आगे क्या? अब इसको लगाने के बाद हम क्या कर सकते हैं कि यहाँ सेल टैक्स लगा, वहाँ पर ये लग गई। कौन सी वैल्यू पे लगाई जाती है? वैल्यू आपकी ओरिजिनल असेसिबल वैल्यू आ गई, BCD उसके अंदर ऐड हो गई, उसके बाद सोशल वेलफेयर सरचार्ज जो है वो ऐड हो जाएगा, और ये सब ऐड होने के बाद जो टोटल आता है उसके ऊपर आपका ये कैलकुलेट किया जाएगा। अब चूंकि हम पैरिटी मेंटेन कर रहे हैं इसलिए हमने इम्पोज कर दिया, लेकिन एक और बात आती है पैरिटी मेंटेन करने में कि इंडिया के अंदर जो ट्रेडर है, मान लीजिए डीजल पेट्रोल का ट्रेडर है, तो वो डीजल पेट्रोल लेकर आता है और यहाँ पर बेचता है। बेचने पर उसे वैट भरना पड़ता है, लेकिन इनपुट वैट का उसे ITC मिल जाता है। जो इनपुट वैट होता है उसका इसे क्रेडिट मिल जाता है, मतलब कि इसकी कॉस्ट का पार्ट वो नहीं बनता है। अगर ऐसा ही प्रोडक्ट इंडिया के बाहर से इंपोर्ट किया जा रहा है तो यहाँ पर आकर CVD 35 जो है वो तो कलेक्ट कर लिया जाएगा, इसे यहाँ पर लेकर आएगा और आगे बेचेगा। आगे बेचेगा तो वैट का पेमेंट करके चलेगा। अब जो डोमेस्टिकली आपने इंपोर्ट किया था वो कॉस्ट का पार्ट नहीं बन पाया, क्योंकि यहाँ पर ITC मिल जाता है, यानी क्रेडिट मिल जाता है। अब जो विदेशी इंडिया के बाहर से आया है और वैट वाली इस लेवी को लगवा के आया है, तो क्या ये कॉस्ट का पार्ट बननी चाहिए? द आंसर इज नो, ये कॉस्ट का पार्ट नहीं बननी चाहिए। बिल्कुल इसी की तरह अगर हम वाकई में पैरिटी मेंटेन कर रहे हैं तो क्या इसका हम क्रेडिट दिलवा दें? सॉरी, क्रेडिट मिल नहीं पाएगा। रीज़न क्या है कि जो वैट में आज डील कर रहे हैं ये स्टेट लेवल पर अपना रजिस्ट्रेशन रखते हैं, ठीक, लेकिन ये जो ड्यूटी आप भर के आए हैं CVD 35 ये एक सेंट्रल लेवी हो गई और कस्टम्स के द्वारा इम्पोज की जा रही है, एंड अकॉर्डिंगली इसका जो कलेक्शन वगैरह है वो सब कस्टम्स के द्वारा ही किया जा रहा है। तो अब कस्टम्स यानी सेंट्रल लेवल के टैक्सेस का या ड्यूटीज का क्रेडिट स्टेट वाले बंदे को कैसे मिले? अच्छा, क्रेडिट मिल भी गया तो उसका अचार डालेगा क्या? क्योंकि सेंट्रल लेवी है और सेंट्रल लेवी का क्रेडिट आप इस्तेमाल नहीं कर सकते फॉर स्टेट वैट के लिए। सो क्रेडिट का तो भूल जाइए, वो तो संभव नहीं है। नहीं मिले तो फिर क्या करें? तो फिर इसका रिफंड यहाँ पर दिलवा दिया जाता है, सब्जेक्ट टू द कंडीशन कि यहाँ पर पे भी होगा, और अगर आप इसे बेच देते हैं और साल भर के भीतर भीतर आप अपना वैट पे करके हमसे एप्लीकेशन लेकर आ जाते हैं तो इस पैसे को हम आपको रिफंड कर देंगे, बिकॉज हम यहाँ पर पैरिटी मेंटेन कर रहे हैं। अगर कोई व्यक्ति डोमेस्टिक गुड्स को लेकर आगे बेचता नहीं है तो उसे क्रेडिट भी नहीं मिलेगा और उसकी कॉस्ट का पार्ट ये बन जाएगा। ऐसे अगर यहाँ से ये आपने इंपोर्ट किया है, आप उसे बेच नहीं रहे हो, तो ये आपका फिर रिफंड नहीं मिलेगा, आपकी कॉस्ट का पार्ट ही बना रहेगा। वैसे करके इसकी बात यहाँ पर कर दी जाती है, पूरा प्रोसीजर रिफंड का आ जाता है। रिफंड में क्या हुआ? इंपोर्ट करो, पे किया, क्लियर कराया गुड्स को, बेचा इंडिया में लाकर, वैट पे किया, और उसके बाद आप CVD 35 का रिफंड कस्टम वालों से ले सकते हो। वैसे करके बोल दिया जाता है। आगे है CVD 37 करके, IGST की बात करके चलते हैं। तो चूंकि इंडिया में GST लगाया जाता है इसलिए इंपोर्टेड गुड्स के ऊपर भी अपना IGST लगाया जाएगा। प्यार से इसे हम CVD 37 के नाम से बुलाकर चलते हैं। इसके लिए जो वैल्यू है वो अभी मैंने आपको बताई कि जो टोटल E आ रहा था वो, और जो लास्ट ट्रांजैक्शन वैल्यू रही थी बिफोर क्लियरेंस ऑफ गुड्स, वो विच एवर इज हायर, उसके ऊपर इसकी कैलकुलेशन करी जाती है। रेट्स कहाँ से आएंगे? जो GST टैरिफ शेड्यूल के अंदर रेट दे रखे हैं उन्हीं रेट्स का यहाँ पर हम इस्तेमाल करके चलते हैं। एंड बस और क्या बताऊँ इसमें आपको मैं। एंड उसके बाद में फिर आता है आपका सेक्शन 39। ये है अपना कॉम्पनसेशन सेस के लिए। इंडिया में जिन जिन प्रोडक्ट के रिस्पेक्ट में कॉम्पनसेशन सेस आपका लगाया जाता है, अगर वैसा प्रोडक्ट इंडिया के बाहर से इंपोर्ट किया जाएगा तो उस पर भी कॉम्पनसेशन सेस लगा दिया जाएगा। कौन सी वाली वैल्यू पे लगाएंगे? जौन सी वाली वैल्यू पर GST कैलकुलेट किया जाता है उन सी वाली वैल्यू पर ही आपका एक कॉम्पनसेशन सेस कैलकुलेट किया जाएगा। ये यहाँ पर मैंने आपको बता रखा है एग्जाम्पल दे देकर कि जो IGST या कॉम्पनसेशन सेस है वो कौन सी वैल्यू पर आपका कैलकुलेट किया जाना होता है। वही टोटल E और लास्ट ट्रांजैक्शन प्राइस बिफोर क्लियरेंस ऑफ गुड्स विच एवर इज हायर, उस वाली वैल्यू पर इसे कैलकुलेट किया जाता है। ये इलस्ट्रेशन देके मैंने समझा रखा है। तो ये हमारी CVDs की यहाँ पर बात हुई।
एंड उसके बाद अब बढ़ते हैं साहब आगे की तरफ, और आगे आती हैं आपकी ये थ्योरी दे रखी है प्रॉपर तरीके से। अब इसका पार्ट 2 आ जाता है चैप्टर का। पार्ट 2 के अंदर हमारी आती हैं प्रोटेक्टिव ड्यूटी, सेफगार्ड ड्यूटी, एंटी डंपिंग ड्यूटी और सीवीडी ऑन सब्सिडाइज्ड आर्टिकल, सोशल वेलफेयर सरचार्ज एंड एआईडीसी, ये इस कैटेगरी में आपके आते हैं। नॉर्मली जब इस प्रकार की ड्यूटीज लगाई जाती हैं तो डोमेस्टिक इंडस्ट्री इंफॉर्मेशन देती है, एप्लीकेशन देती है टू सेंट्रल गवर्नमेंट कि साहब कुछ ऐसा हो रहा है, हमें इंजरी हो गई है या होने की हमारे लिए लाइक प्रबल संभावनाएं हैं, तो ऐसे करके है। तो ऐसे सिचुएशन में गवर्नमेंट क्या करती है कि इमरजेंसी मानते हुए वहाँ पर एक ड्यूटी लगा देती है प्रोविजनल बेसिस पर, और उस एप्लीकेशन को डायरेक्टर जनरल को दे देती है कि ठीक है आप इसकी इन्वेस्टिगेशन कीजिए कि जो एलिगेशन डोमेस्टिक इंडस्ट्री ने लगाया है कि इंडिया के बाहर से जो गुड्स आ रहा है उसकी वजह से ये प्रॉब्लम है, तो ज़रा चेक कीजिए क्या ये सही है या नहीं है। ओके, ठीक है जी। कभी कभी समस्या कहीं और होती है और हम इलाज किसी और चीज़ का कर रहे होते हैं। जैसे आज ही का इंसिडेंस मैं आपको बताऊं, ये एक टैब लगा हुआ है घर में और एक टैब यहाँ हो गया और एक टैब यहाँ हो गया, ये वॉशरूम के टैब है। तो ये जो टैब था, अब आज क्या हुआ, सुबह सुबह यहाँ से ना बड़ी तेज आवाज़ आ रही थी, मतलब कभी कभी होता है सीटी टाइप बजती है, सीटी बज रही हो जैसे तो वैसे करके यहाँ से इनमें से आवाज़ आ रही थी। तो मैंने इसको घुमाया फिर आया और इसमें वाइब्रेशन भी आ रहा था, मतलब वाइब्रेट कर रहा था, वो आवाज़ इतनी तेज़ थी कि वाइब्रेशन आ रहा था। मैंने इसको काफ़ी घुमाया फिर आया, ये किया वो किया, लेकिन भाई साहब कभी थोड़ा लगे कि हाँ बंद हुआ, लेकिन ये बंद ही ना हो। अब मैं क्या करूँ उसका मैं। फिर अचानक से इसे ठीक करते करते घुमाते घुमाते मेरा हाथ इस पर आके रेस्ट कर गया, तो इसमें भी वाइब्रेशन था। मुझे लगा यार यहाँ से आ रही है आवाज़, मैं इसको घुमाना फिराना शुरू किया, लेकिन जैसे इसमें हालात थे वही हालात यहाँ पर थे। अब क्या करूँ, अब मैं थक गया, मैं कहा चलो ठीक है किसी को बुलाते हैं भाई जो इसको ठीक करेगा। अब यहाँ मैं जैसे निकल के आया तो मैंने इसको एवं ही खोला, ऐसे राउंड किया, टर्न किया, और जो टर्न करते ही सारी आवाज़ बंद हो गई। तो प्रॉब्लम यहाँ थी, लेकिन इनका वाइब्रेशन पाइप्स के जरिए यहाँ तक जा रहा था। तो कभी कभी हमें ये लगता क्या है कि समस्या यहाँ है, लेकिन समस्या यहाँ नहीं, यहाँ होती है। तो वो ये देखना चाह रहे हैं कि क्या इनका जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री को नुकसान हो रहा है, इनका जो टर्नओवर कम हो रहा है, उसके अनेकों अनेकों रीजंस हो सकते हैं, इनके अपने इंटरनल खुद के रीजंस भी हो सकते हैं। लेकिन इनका एलिगेशन ये है कि हमारा अंदर से तो ओके, बाहर से वो ज्यादा मात्रा में सस्ते दामों पर आ रहा, इस वजह से यहां पर हमारा टर्नओवर गिरा है। तो ऐसा ना हो कहीं कि भाई अपने इनके खुद के इंटरनल रीजंस रहे हों, ये खुद जिम्मेदार रहे हों अपनी टर्नओवर गिरने के पीछे, और ये किसी दूसरे को थप्पड़ पड़वा दें बिना बात के, उसको महंगा करवा दे विदेशी गुड्स को। इसलिए डायरेक्टर जनरल यहां पर आकर उसे इन्वेस्टिगेट करता है कि क्या ये एलिगेशन सही है या नहीं। लेकिन इन बिटवीन उनके कहने पर प्रोविजनल बेस पर ये ड्यूटी लगा दी जाती है, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो जाए कि अब पछताए क्या होते हैं जब चिड़िया चुग गई खेत, इसलिए कहीं देरी ना हो जाए तो वैसे कर देते हैं। अब डायरेक्टर जनरल की रिपोर्ट आएगी। रिपोर्ट अगर पॉजिटिव आती कि हाँ एलिगेशन करेक्ट था, तो जो प्रोविजनल ड्यूटी थी उसको फाइनलाइज कर देंगे और आगे फ्यूचर के लिए अब जो ड्यूटी लगाई जाएगी वो फाइनल सेफगार्ड ड्यूटी ही लगाई जाएगी, ऐसे करके। लेकिन अगर एलिगेशन इनका गलत निकलता है कि भैया इनके टर्नओवर घटने के पीछे कोई और वजह है, ये नहीं है, तो जो प्रोविजनल ड्यूटी कलेक्ट करी थी वो प्रोविजनल ड्यूटी वापस कर दी जाएगी जहां जहां से वो पैसा कलेक्ट कराया गया है। एम आई राइट? हाँ सर एकदम ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। शाबाश मेरे बच्चा, मेरे भूरा, मेरे कबूतर, मेरे लाल। ओके सर जी। अब क्या, तो लेकिन इसमें जो जांच है इस पर एक बाउंडेशन डाली गई है 200 डेज की, कि 200 दिन के अंदर अंदर आप बता देना कि क्या करना है, मतलब रिपोर्ट पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। अगर रिपोर्ट नेगेटिव आती है तो कोई दिक्कत नहीं, पॉजिटिव आती है तो अकॉर्डिंग एक्शन लेकर चलेंगे, और अगर रिपोर्ट आए ही ना तो क्या, तो फिर ऐसे मानेंगे जैसे रिपोर्ट नेगेटिव है, यानी कि जो पैसा लिया गया था सबको वापस कर दिया जाएगा कि एलिगेशन मतलब जो भी जैसे भी है। तो एक बाउंडेशन यहाँ पे लगाई गई है कि इफ़ यू आर नॉट एबल टू कंक्लूड दैट व्हाट इज़ द रिजल्ट, तो फिर हम यहाँ पर ये करके चलेंगे, तो जो पैसा लिया गया था उसको प्रोविजनल बेसिस पे वापस कर दिया जाएगा। मैंने इसको कंपेयर किया है मेडिकल वर्ल्ड से। मेडिकल वर्ल्ड में क्या होता है, जो इलाज किया जाता है डॉक्टर के द्वारा किया जाता है। फर्स्ट एड के तौर पर गर्म पट्टी दी जाती है, किसी को चोट लग गई है जो भी जैसे भी है, तो पहले फर्स्ट एड पे मतलब गर्म पट्टी बांधेंगे, इसके बाद फिर अपना एक्सरे कराया जाएगा,
उसके बाद एक्सरे की रिपोर्ट आएगी, रिपोर्ट अगर आती कि कोई दिक्कत नहीं है, सब ओके है, तो छुट्टी कर दो, और पॉजिटिव है तो हड्डी वड्डी टूटी हुई है तो 4-6 महीने का प्लास्टर चढ़ा दीजिए। उसके बाद फिर टाइम पीरियड होने के बाद फिर देखेंगे कि भाई चोट ठीक हुई है कि नहीं हुई है तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर से देखेंगे क्या करना है, प्लास्टर को अपना बढ़ा के चलेंगे, एक्सरे कराएंगे, फिर से वही प्रोसीजर को फॉलो करके चलेंगे जब तक कि चोट ठीक ना हो जाए। ऐसी ही चोट अगर डोमेस्टिक इंडस्ट्री को पड़ जाए तो क्या होगा, इलाज करेगी सेंट्रल गवर्नमेंट। फर्स्ट एड के तौर पर प्रोविजनल ड्यूटी इंपोज कर दी जाएगी। डायग्नोस करने के लिए डायरेक्टर जनरल को बोला गया कि डायग्नोस कीजिए समस्या क्या है एग्जैक्टली, और उसके बाद में रिपोर्ट अगर नेगेटिव आई तो प्रोविजनल ड्यूटी को वापस कर देंगे, पॉजिटिव आती तो प्रोविजनल को फाइनल कर देंगे और आगे के लिए प्लास्टर चढ़ा देंगे। 4 साल से लेकर 10 साल तक का प्लास्टर यहाँ पर चढ़ सकता है। एंड उसके बाद में अगर मान लीजिए 10 साल बाद भी वही हालात रहते तो फिर से वही एक्सरे डायग्नोस वगैरह सब कुछ कराया जाएगा और फिर नए सिरे से नई ड्यूटी की बात हम कर सकते हैं, वैसी वाली बात बोली जाती है। तो ये था एक तरीका कि किस तरह से हम अपनी ड्यूटीज़ को यहाँ पर इम्पोज करते हैं। इनिशिएशन कराती है डोमेस्टिक इंडस्ट्री, लेके जाती है, फिर गवर्नमेंट एक्शन लेती है, डायरेक्टर जनरल की रिपोर्ट आती है, एंड फिर सारा का सारा प्रोसीजर फॉलोअप किया जाता है, वैसे करके मालिक बात बोल दी जाती है। उसके बाद आपकी ये 8B की ड्यूटी यहाँ पर दे रखी है, एंड और भी ड्यूटीज हैं सारे के सारे। तो मैंने ना इनकी ना एट द एंड एक समरी तैयार की है इसी मूवमेंट के लिए, 3 पेज पर ये समरी आ रही है बाकी ड्यूटीज़ की, ठीक है, जिसमें आपकी आती है प्रोटेक्टिव ड्यूटी, सेफगार्ड ड्यूटी, सब्सिडाइज्ड आर्टिकल और एंटी डंपिंग ड्यूटी। 3 पेज की थ्योरी, आराम से देखें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो रीज़न फॉर इम्पोजिशन, ये जो आपकी प्रोटेक्टिव ड्यूटी लगाई जाती है इसका रीज़न क्या है। एक काम करता हूं, मैं प्रोटेक्टिव ड्यूटी को ना सबसे बाद में रखूंगा, इसे अभी फिलहाल साइड करिएगा, पहले बाकी ड्यूटीज की बात करते हैं। रीजन फॉर इम्पोजिशन सेफगार्ड ड्यूटी। देखिए, जब ऐसा लगता है कि इंडिया के बाहर से जो गुड्स इंडिया में आ रहा है वो जरूरत से ज्यादा तादाद में आ रहा है, जिससे कि डोमेस्टिक इंडस्ट्री को सीरियस इंजरी हो चुकी है या होने की संभावनाएं हैं, तो वैसे वाले हालात के अंदर वो कह रहे कि ठीक है ये वाली ड्यूटी हम लगा देंगे। फिर एक और आती है आपकी CVD ऑन सब्सिडाइज्ड आर्टिकल। अगर जो विदेशी गवर्नमेंट है या जो टेरिटरीज हैं वो अगर अपने एक्सपोर्टर को कुछ सब्सिडी देती हैं, आर्थिक मदद देती हैं, जिसकी वजह से उसका प्राइस कम डाउन हो जाता है, तो वैसे में उस सब्सिडी के इफेक्ट को कॉम्पनसेट करने के लिए हम लगाते हैं CVD ऑन सब्सिडाइज्ड आर्टिकल्स। ठीक साहब। एंड उसके बाद में आता है आपका यहाँ एंटी डंपिंग ड्यूटी। 9A में अपनी बात करके चलते हैं, और इसमें ये कहा जाता है कि देखिए साहब, अगर वहाँ के लोग, विदेशी लोग अपने प्रोडक्ट के प्राइसिंग को कम कर रहे हैं, प्राइस में डंपिंग कर रहे हैं, तो उसको क्योर करने के लिए हम यहाँ एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाकर चलते हैं। उसके बाद प्रोविजनल ड्यूटी। क्या 8B को प्रोविजनली लगाया जा सकता है? यस, इसे 200 डेज के लिए प्रोविजनल बेस पर लगा सकते हैं, या तो 200 दिन में फाइनल कर दो, नहीं तो फिर दिक्कत वाली बात हो जाती है। जो CVD ऑन सब्सिडाइज्ड आर्टिकल है इसके लिए 200 डेज जैसी कोई बात यहाँ पर नहीं लिखी हुई है, इसमें जितना ठीक लगे उतना समय के लिए प्रोविजनल बेसिस पर ये लगाई जा सकती है, बिकॉज सब्सिडी कितनी दी गई ये विदेशी धरती पर जाकर पता लगेगा। एंटी डंपिंग ड्यूटी के लिए क्या है, क्या इसको भी प्रोविजनल बेस पर लगाया जा सकता है? यस, इसको 6 मंथ के लिए प्रोविजनल बेस पे लगाया जा सकता है। और वन मोर थिंग, 6 मंथ के अंदर अंदर आप इसे रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से भी लगा सकते हो, यानी कि अगर मान लीजिए यहाँ लगाई तो चाहे तो पूरा का पूरा 6 महीने प्रोस्पेक्टिवली लगा लो, या फिर आप अपने लाइक 90 दिन रेट्रोस्पेक्टिव और बाकी टाइम अपना प्रोस्पेक्टिव, इन टोटलिटी में 6 महीने के लिए लगाई जा सकती है, जिसमें कि 90 डेज बैक में भी जा सकते हैं। करेक्ट है जी? यस सर। उसके बाद आगे क्या बोलते हैं सर जी? आगे बोलते हैं लाइक पीरियड ऑफ इम्पोजिशन यहां पर क्या रहेगा, कितने समय के लिए लगाई जा सकती है। तो इनिशियली जो सेफगार्ड ड्यूटी है 4 साल के लिए लगाई जा सकती है मैक्सिमम, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल। इसमें आगे एक्सटेंशन भी दिया जा सकता है और एक्सटेंशन के बाद ये 10 साल तक की हो सकती है। ठीक, आगे जो अपनी है CVD ऑन सब्सिडाइज्ड आर्टिकल जो है ये इनिशियली 5 साल तक के लिए लगाई जा सकती है, इंक्लूडिंग द प्रोविजनल पीरियड, मैक्सिमम पीरियड 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल जो भी है, और आगे इसमें फर्दर एक्सटेंशन दिया जा सकता है अप टू 5 ईयर, यानी कि 1 साल का, 2 साल का, 3 का, 4 का, 5 का, यानी फाइनली 10 साल तक ये जा सकती है। उसके बाद फिर आगे बोलते हैं यहाँ पर सेम प्रोविजन इसके लिए भी है, ऐसे जैसे सब्सिडाइज्ड आर्टिकल वाली ड्यूटी के लिए, ऐसे ही एंटी डंपिंग ड्यूटी के लिए भी सेम प्रोविजन यहाँ पर दिया हुआ है। आगे बोलते हैं अमाउंट ऑफ ड्यूटी क्या रहेगा।
तो यहाँ पर 8B में कहा जाता है कि जो सरकार को ठीक लगेगा उस इंजरी को देखते हुए उसके हिसाब से सरकार बताएगी कि भाई कितना अमाउंट यहाँ पर ड्यूटी का लगाया जाएगा। और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमें देखना होता है कि सब्सिडी और इंजरी विच एवर इज लोअर, हमें देखना हो कि वहाँ से उन्होंने सब्सिडी कितनी दी है और उस सब्सिडी की वजह से हमें नुकसान कितना हो रहा है, हमें इंजरी क्या है। इंजरी कैसे निकलेगी, इंजरी निकालने के लिए आपको जाना पड़ेगा इंडियन मार्केट में। देखो विदेशी का क्या प्राइस है, देसी का क्या प्राइस है। इंडियन मार्केट में देसी और विदेशी के प्राइस क्या हैं, या ऐसे मान के चलिए कि वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक आर्टिकल एंड लैंडेड वैल्यू ऑफ फॉरेन गुड्स, इन दोनों का डिफरेंस देखना। तो जितना तक कम है, मान लीजिए विदेशी है आपका 90 रुपीज का और देसी पड़ रहा है 100 रुपए का, तो ये प्राइस डिफरेंशिएशन 10 रुपए का रहा है। दिस इज अवर इंजरी। तो 10 रुपए की इंजरी, और जो सब्सिडी दी गई थी वहां पर वो विच एवर इज लोअर या हायर, सर विच एवर इज लोअर, उतने तक की यहां पर सीवीडी ऑन सब्सिडाइज्ड आर्टिकल हम लगा देते हैं। ऐसे यहां पर इंजरी और डंपिंग विच एवर इज लोअर उतने तक लगा दी जाती है। डंपिंग का अमाउंट निकलता है विदेशी धरती पर। वो कैसे निकालते हैं कि वहां उनके प्रोडक्ट का नॉर्मल प्राइस क्या है। नॉर्मल प्राइस का मतलब उनके घरेलू मार्केट में, उनके डोमेस्टिक मार्केट के अंदर प्राइसिंग क्या निकल के आ रही है। अगर वो नहीं बेचते अपने डोमेस्टिक मार्केट में या फिर नेग्लिजिबल क्वांटिटी में बेचते हैं, तो वैसे में देखना होगा कि वहाँ से थर्ड कंट्री को वो कितने में एक्सपोर्ट करके चल रहे हैं। अगर वो भी ना हो तो कॉस्ट प्लस प्रॉफिट करके नॉर्मल वैल्यू आइडेंटिफाई कीजिए। दूसरा, वो देखो कि वहाँ से इंडिया के लिए कितने में एक्सपोर्ट किया जा रहा है, और इन दोनों का जो डिफरेंस होगा भाई साहब, वो आपका यहाँ पर डंपिंग कहा जाएगा। अब यहां देखते हैं कि हमें इंजरी क्या हो रही है, तो उसके लिए देसी मार्केट में आइए। यहां पर आकर हमें देखना होगा कि मेरा जो डोमेस्टिक आर्टिकल है वो कितने का पड़ रहा है, कितने का बिक रहा है, और जो विदेशी है लैंडेड कॉस्ट उसकी देसी मार्केट के अंदर उसकी वैल्यू क्या आ रही है वो देखो, और इनका जो डिफरेंशिएशन होगा प्राइस का वो यहां पर हमारे लिए इंजरी है। तो इंजरी निकली धरती पर हमारी पर, और डंपिंग निकली विदेशी धरती पर। विच एवर इज लोअर, उतने तक की ड्यूटी इस सेक्शन के अंडर में लगाई जा सकती है, ऐसे करके बोल दिया जाता है। अदर स्पेसिफिक पॉइंट आपके आते हैं। यहां बोलता है कि हम सेफगार्ड ड्यूटी नहीं लगाएंगे। 3% या 9%, ये क्या मामला है। अगर आप एक डेवलपिंग कंट्री से इंपोर्ट कर रहे हो और वहां से उसका इंपोर्ट शेयर 3% तक का है, तो उस केस में उस कंट्री के रिस्पेक्ट में हम ये ड्यूटी नहीं लगाएंगे। दूसरा, अगर आप मल्टीपल डेवलपिंग कंट्री से इंपोर्ट कर रहे हैं और वहां पर उन डेवलपिंग कंट्रीज को चुनिए जिनमें शेयर लेस देन 3% है, और इसको फिर एग्रीगेट करो। अगर ये एग्रीगेट अप टू 9% तक लिमिटेड है, तो ये आपके डेवलपिंग कंट्रीज बच जाएंगे, इनके रिस्पेक्ट में ड्यूटी नहीं लगेगी। लेकिन अगर ये 9% से एक्सीड कर जाता है, तो फिर वहां पर आकर सारे के सारे पकड़ लिए जाएंगे, उन सब पे ड्यूटी लगा दी जाएगी। इंपोर्ट किया जाता है स्मॉल क्वांटिटी में, भले ही वो डेवलप्ड कंट्री से क्यों ना हो, सरकार नोटिफाई कर देती है, तो फिर वहां पर भी इस ड्यूटी की बात नहीं होगी। एंड आखिर में है 100% ईओयू एसजेड वगैरह के द्वारा इंपोर्ट किया जाता है, तो क्या होगा। तो नॉर्मली इनके ऊपर ड्यूटी नहीं लगाई जाती, क्योंकि ये इंपोर्ट करते हैं और बाहर से बाहर ही एक्सपोर्ट कर दिया जाता है। ड्यूटी की बात कब होगी, अगर स्पेसिफिकली इनके लिए बोला गया किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट के रेस्पेक्ट में भैया इस पे लगानी है तो लगेगी, या फिर ये इंपोर्ट करके डोमेस्टिकली उसे क्लियर करते हैं तो ये आपकी एडिशनल ड्यूटीज यहां पर लगा दी जाएगी। वैसे करके मालिक बोल दिया जाता है। उसके बाद आगे बोलते हैं इंपोर्ट बाई, मैंने लिख दिया यहां पर ये कि अगर ये इंपोर्ट करते हैं तो क्या किया जाएगा। तो ये प्रोविजन 8B ये तीनों के ऊपर एप्लीकेबल अपना करवाया जाता है कि इंपोर्ट बाई 100% ईओयू या एसजेड का प्रोविजन क्या है। एंटी सर्कमवेंशन मेजर, कि अगर आप किसी पर्टिकुलर ड्यूटी से बचने के लिए कोई खुराफात करते हैं, कोई कारस्तानी करते हैं, जैसे मान लीजिए आपने प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन ही चेंज कर दिया, या आपने उसका कंट्री ऑफ ओरिजिन चेंज कर दिया है टू अवॉइड योर रिस्पेक्टिव ड्यूटी, तो ऐसे में वो बोल रहे हैं कि देखिए यहां तो जरूरत पड़ती नहीं है, यहां तो कुछ है नहीं इसका, तो ऐसे में
सरकार बोलती है कि वी विल एक्सटेंड द सब्सिडाइज्ड आर्टिकल ड्यूटी और एंटी डंपिंग ड्यूटी टू सच आर्टिकल जहां पर आप चीटिंग करने की कोशिश कर रहे थे, वहां पर भी हम लगाकर चलेंगे। लेकिन इसको हम रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से भी लगा सकते हैं, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है कि आज मान लीजिए प्रैक्टिस चली कि जैसे सपोज कीजिए चाइना से कंप्यूटर इंपोर्ट करने पर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाई जाती है, तो लोगों ने क्या करेंगे, प्रैक्टिस कर ली कि ठीक है कंप्यूटर को कंप्यूटर नाम ना दिया जाए, इसे माउस बोलो, इसे मॉनिटर बोलो, इसे सीपीयू बोलो, अलग अलग डिस्क्रिप्शन चेंज कर दिया आपने, जिसकी वजह से अब आप एंटी डंपिंग ड्यूटी के दायरे से बाहर हैं। तो ये प्रैक्टिस चलती रहेगी चलती रहेगी चलती रहेगी। कुछ समय के बाद जब डोमेस्टिक इंडस्ट्री की आंखें खुलेंगी, एप्लीकेशन लेकर जाएंगे साहब ये हो रहा है, तो जब बताएंगे ये हो रहा है, फिर इंक्वायरी वहां से शुरू की जाती है और इंक्वायरी के बाद फिर रिपोर्ट आती है, देन अपनी बात करके चलते हैं। तो इन्होंने ये बोला है कि जब हम लगाएंगे इस ड्यूटी को, एक्सटेंड करेंगे इस तरह के आर्टिकल्स के ऊपर, तो उसे रेट्रोस्पेक्टिव लगा सकते हैं। लेकिन रेट्रोस्पेक्टिव कहां से लगाओगे भाई, तो यहां से या जिस दिन उससे हो रहा था वहां से। तो बताते कि रेट्रोस्पेक्टिव लगा सकते हैं, लेकिन उस डेट से पहले से नहीं, जब से हमने इंक्वायरी शुरू करी थी। तो इंक्वायरी से बैक डेट नहीं जा सकते हैं, इंक्वायरी से तक ही रेट्रोस्पेक्टिव बैक में जा सकते हैं, ये ड्यूटी एक्सटेंड कर सकते हैं। एक नया पॉइंट इंसर्ट किया गया था लास्ट टाइम, अब्जॉर्प्शन ऑफ ड्यूटी। ये क्या मामला है, ये ऐसा मामला है, देखिए डंपिंग लाइक एक घी है जो आग में डाला जाता है। डंपिंग नाम का घी डालकर इंडियन मार्केट में आग लगाते हैं विदेशी लोग, और हम अपने मार्केट को बचाने के लिए उस आग पर पानी डालते हैं। तो जो उन्होंने घी डाला वो घी है डंपिंग, और जो हम पानी डाल रहे हैं अपने यहां की आग बुझाने के लिए वो है एंटी डंपिंग। तो उन्होंने पहला चमचा डाला घी का, ओम ह्रीं क्लीं स्वाहा, हमने भी डाल दिया भाई साहब ओम ले स्वाहा, हमने पानी मार दिया उसके ऊपर। अब मान लीजिए उन्होंने दूसरा चमचा डाल दिया, ओम ह्रीं क्लीं स्वाहा, कि हमने जो पानी डाला एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाई, उसको खत्म करने के लिए एक उन्होंने डंपिंग का चमचा और मारा। तो वो मार रहे तो ठीक है, हम भी मारेंगे, यहां से देखे हम एंटी डंपिंग ड्यूटी को और बढ़ा देंगे। तो जैसे जैसे वो बढ़ाएंगे वैसे वैसे हम बढ़ाएंगे, जैसे जैसे वो अपना घी वापस लेंगे हम अपना पानी वापस ले लेंगे। अगर वो डंपिंग को हटा देते हैं, वापस कर देते हैं, तो हम भी अपनी एंटी डंपिंग ड्यूटी को बीच में ही हटा सकते हैं, हमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, जब वो अपने प्राइसिंग को घटा रहे हैं, डंपिंग कर रहे हैं, तो ऑलवेज ऐसा नहीं होता है कि उनका उद्देश्य हमें हर्ट करना ही हो, हमारे मार्केट में आग लगाना ही हो। ऐसा ऑलवेज नहीं होता है, क्योंकि एंटी डंपिंग ड्यूटी इसलिए लगाते ताकि हमारा मार्केट हर्ट ना हो, उनकी प्लानिंग सफल ना हो जाए। बट अगर मान लीजिए किसी की प्रोडक्शन कॉस्ट जेन्युइनली ही कम हो गई है जस्ट बिकॉज ऑफ R&D, तो वैसे में उस वजह से प्राइस कम हुआ है, तो हम एंटी डंपिंग ड्यूटी की बात नहीं करेंगे। या मान लीजिए उन्होंने अपने प्रोडक्ट की प्राइसिंग ग्लोबली ही कम कर दी है, नॉट ओनली कि टू हर्ट द इंडियन मार्केट, ग्लोबली ही कम कर दी है, इन जनरल कम कर दी है, तो भी हम एंटी डंपिंग ड्यूटी का सहारा नहीं लेकर चलेंगे। आई होप बात समझ में आ गई है, क्योंकि एंटी डंपिंग ड्यूटी तब लगाई जाती है जब वो टारगेट सेट करते हैं, इंडियन मार्केट को स्पेशली टारगेट करते हैं हर्ट करने के लिए, आग लगाने के लिए, तो हम तब पानी उसके अंदर मार देते हैं। करेक्ट है? यस सर। तो ये थी बातें अपनी यहाँ की, और ये प्रोविजन आपका CVD ऑन सब्सिडाइज्ड आर्टिकल और एंटी डंपिंग ड्यूटी दोनों के ऊपर लगाया जाता है। एंड कि ड्यूटी को CVD सब्सिडाइज्ड आर्टिकल और जो आपके एंटी डंपिंग ड्यूटी, इसको रिवोक भी किया जा सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन मैक्सिमम रिवोकेशन पीरियड 1 साल तक अपना ये हो सकता है, वैसे करके मालिक बोल दिया जाता है। अब इसमें आती है आपकी ये प्रोटेक्टिव ड्यूटी, ये बेकार सी ड्यूटी है, जैसे प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर, इलाज से बचाव अच्छा, उस पैटर्न पर ये काम करती है कि सरकार को जब लगे तब ये ड्यूटी लगा सकती है। हालांकि प्रैक्टिकल लाइफ में नहीं दिखती है ये। पीरियड ऑफ इम्पोजिशन जो सरकार को ठीक लगे, जैसे होता है ना भाई, मान लो मौसम चेंज हो रहा है तो आपने एंटीबायोटिक पहले से खाने शुरू कर दिए, ये कोई तरीका है कि जुकाम ना हो जाए, खांसी ना हो जाए मुझे, है प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर। अभी क्या चल रहा था, इलाज, अब क्या चल रहा, प्रिकॉशनरी ड्यूटी है। तो ये WTO की निंदा करता है, तो ये प्रैक्टिकली है नहीं, थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है। अमाउंट ऑफ ड्यूटी जो तुमको हो पसंद। अदर स्पेसिफिक पॉइंट कि इसको डीम्ड BCD कहा जाता है। बस प्रोटेक्टिव ड्यूटी का इतना बस गुण है कि इसको डीम्ड BCD कहा जाता है, मतलब BCD का एक पार्ट है, उसका एक लाइक फैट की लेयर है, उसको बढ़ा देती है, इंक्रीज कर सकती है, तो प्रोटेक्टिव ड्यूटी है। तो हमने शुरू में देखा था, जहां पर हम ये वैल्यूज अपनी देख रहे थे कि भाई ये जो अपना प्रोटेक्टिव ड्यूटी है ना भाई,
तो बीसीडी के साथ ही बैठती, जौन सी वाली वैल्यू के ऊपर बीसीडी कैलकुलेट की जाएगी ऑन सी वाली वैल्यू के ऊपर ये भी कैलकुलेट किया जाएगा अगर प्रोटेक्टिव ड्यूटी आती है तो। अब सोशल वेलफेयर सरचार्ज बीसीडी अमाउंट पर कैलकुलेट किया जाता है, तो भाई ऑब्वियस सी बात है अगर प्रोटेक्टिव ड्यूटी भी है तो आपका जो सोशल वेलफेयर सरचार्ज है इट विल बी कैलकुलेटेड ऑन योर बीसीडी प्लस प्रोटेक्टिव ड्यूटी। तो प्रोटेक्टिव ड्यूटी को प्रोटेक्टिव ड्यूटी ना माने, इट इज डीम्ड बीसीडी, दैट्स इट, और इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। ओके सर जी, तो अब क्या बचता है? अब बचता है आपका ये सोशल वेलफेयर जो सरचार्ज था, इसकी हम बात करेंगे। और सोशल वेलफेयर सरचार्ज का ऑब्जेक्टिव क्या है? इसके ऑब्जेक्टिव है शी मतलब सोशल सिक्योरिटी, एच मतलब हेल्थ और ई मतलब एजुकेशन। पहले एजुकेशन और सेकेंडरी एजुकेशन सेस लगाए जाते थे, इनको रिप्लेस करने के लिए ये आपके यहां पर लगाई गई। एंड कैलकुलेशन वही बीसीडी और सीवीडी इसके ऊपर की जाएगी। अगर प्रोटेक्टिव ड्यूटी तो ध्यान दीजिए वो भी आपकी डिम्ड बीसीडी होती है और ये एक एडिशनल ड्यूटीज हैं। एंड लीगल प्रोविजन वही कस्टम एक्ट 1962 के ही एप्लीकेबल कराए जाएंगे, वैसे करके बोल दिया जाता है। ठीक है सर जी। एंड वेयर द अमाउंट ऑफ ड्यूटी ऑन विच कैलकुलेटेड इज निल, देन ये तो कहने वाली बात नहीं है भाई, बीसीडी के ऊपर सोशल वेलफेयर सरचार्ज कैलकुलेट किया जा रहा है और अगर मान लीजिए बीसीडी ही निल है तो निकाल लो, निल के ऊपर निकाल लो सोशल वेलफेयर सरचार्ज, वो आपका निल ही निकल कर आएगा। इज इट ओके? यस सर। आगे है आपका एआईडीसी। ये बहुत ही चतुराई से सरकार ने काम किया है। प्रोटेक्टिव ड्यूटी बीसीडी को बढ़ाती है, उसमें फैट चढ़ाती है, जबकि एआईडीसी उसका फैट घटा देती है। अब सरकार ने बड़ी चतुराई से काम लिया। जैसे बीसीडी का रेट मान लीजिए 10% का है, सरकार को 10 रुपए की कमाई हुई, 10 रुपए जाते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के खजाने में। सेंट्रल गवर्नमेंट के जितने भी टैक्सेस हैं, चाहे वो सीजीएसटी हो, चाहे वो इनकम टैक्स हो, चाहे कुछ भी हो, जितने भी सेंट्रल खजाने में टैक्स जाते हैं उनमें से 42% स्टेट्स को पालने के लिए इनको देना होता है, बाकी इनके अपने पास रहता है। मतलब मोटा मोटा ऐसे मान लो कि इनको भी टैक्स चुकाना पड़ रहा है। 42% स्टेट में बढ़ जाएगा, बाकी जो बचा है इनका 58% वो इनके पास में रहता है। इट इज कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन। अब इन्होंने क्या किया, अगर ऐसा है तो इनके पास बचेगा मात्र 5.8 रुपीज सेंट्रल गवर्नमेंट के अपने पास बचेगा खुद के खर्चों के लिए। अब इन्होंने क्या खेल किया कि देखो भाई काम करते हैं कि जो बीसीडी ना 10%, बीसीडी को कर देते हैं सपोज करो 6 रुपए और एक लगाते हैं एआईडीसी यहां पर लगा देते हैं 4 रुपए की। तो ऐसे करने से मुझे बताइए क्या इंपोर्टर के ऊपर कोई अतिरिक्त लोड आया? नहीं, कोई लोड नहीं आया, बल्कि इन्होंने बीसीडी को स्प्लिट कर दिया। अब स्प्लिट करके क्या मजा ले गई, ये राजनीति खेल दी यहां पर आकर। जब ये बटेगा तो 42% स्टेट को चला जाएगा और इसमें से बाकी 58% इनको मिलेगा। लेकिन ये जो 4 रुपए है ये है आपका सेस, और सेस जिस काम के लिए लिया जाता है उसी काम के लिए खर्च करना होता है। तो एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सेस है। किसान नाराज हुए थे आंदोलन के चक्कर में, तो फिर उनको खुश करने के लिए सरकार ने अतिरिक्त पैसे की आवश्यकता थी, अतिरिक्त पैसा भी मिला बिना इंपोर्टर पर अतिरिक्त लोड डाले हुए। क्या बात है। अभी 4 रुपए के 4 रुपए इन्हीं के पास में रहेंगे। तो अगर मैं 6 रुपए का 40% करके चलूं तो ये आएगा करीब 2.5 रुपीज़ के आसपास ये आ जाएगा 6 रुपये में से, और आपका भगवान झूठ ना बुलाए लाइक 3.5 रुपीज़ के आसपास ये आ जाएगा। 3.5 ये आ गया और 4 रुपये ये, तो 7.5 अब सरकार के पास में है, जो कि पहले 5.8 रहता था। तो बिना इंपोर्टर पर अतिरिक्त लोड डाले हुए उन्होंने एक खेल खेल दिया, बीसीडी को स्प्लिट कर दिया बीसीडी और एआईडीसी के अंदर ऐसे करके। तो अब ये देखा जाए तो वास्तव में बीसीडी का ही हिस्सा है, बीसीडी के ऊपर ही इसको कैलकुलेट किया जाएगा वही, और इसका जो रेट है वो बीसीडी से ज्यादा नहीं हो सकता। एडिशनल ड्यूटी लीगल प्रोविजन वैसे लगेंगे तो सारे काम बिल्कुल वैसे ही करे जाएंगे जैसे कि बीसीडी के साथ में किए जाते हैं। इसका मतलब सोशल वेलफेयर सरचार्ज वगैरह जो भी है सब इसी के अकॉर्डिंगली अपना कैलकुलेट किया जाएगा। ठीक है जी, तो ये हमारी बात यहां पर आकर मालिक हो जाती है एंड चैप्टर भी आपका यहां पर आकर कंप्लीट हो जाता है। प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। अपने आप को बैलेंस करके रखिएगा। दिमाग बहुत तेज भागता है। अगर आपका दिमाग ऐसे रिएक्ट कर रहा है, कैसे? नंबर 1, सिचुएशन नंबर 1 कि अगर कोई समस्या छोटी सी, कोई घर में बात हो गई, कुछ हो गया या बाहर कुछ हो गया, तो बस वही बात दिमाग से निकल नहीं रही है, वहीं फोकस बनाकर बैठा है, चाहे कुछ भी करे बस दिमाग वहीं घूम रहा है, वहीं घूम रहा है, वहीं घूम रहा है, रोटेट कर रहा है। दिन में सोते जागते उठते बैठते, रात को नींद में नहीं आ रही, बस वहीं गोल 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 वहीं घूम रहा है। एक सिचुएशन ये है दिमाग की। नंबर 2 ये कि आपका दिमाग ऐसा हो रखा है कि अभी तो ये काम कर रहे थे, झट से मोबाइल उठा लिया, इसमें देखने लग गए, फिर कोई अगला ख्याल दिमाग में आया तो मोबाइल छोड़ा वहां पहुंच गए, फिर अगला आया अरे उसको फोन करना है, उसको फोन कर लिया, अरे पढ़ लूं चल यार पढ़ाई छोड़ गई, ये कर लिया। तो आपने कुछ मिनट्स के अंदर ही 6-7 अपने एक्शन चेंज कर दिए।
एक ये स्थिति है आपकी। ये स्थिति बिल्कुल वो है जो व्यक्ति पागल होता है ना, पागल पागल व्यक्ति क्या करता है कि जरा सी देर में अरे मुझे भूख लगी भूख लगी भूख लगी है, आपने खाना दिया, लड्डू दिखे, अरे लड्डू, ये लड्डू नहीं है, ये तो हैंड ग्रेनेड है, अरे मैं तो फट जाएगा, अरे मैं तो मर जाऊंगा, अरे नहीं 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 नहीं, अरे छत, ये छत गिर ना जाए, ये तो लड्डू ही है, ये तो मुझे खाना चाहिए। मतलब उसका दिमाग ठहरता नहीं है। शब्दों की जो श्रृंखला है, जो चेन है, थॉट्स की जो चेन है, वो टूट जाती है बीच में। एक थॉट आया, वो पूरा एग्जीक्यूट हुआ नहीं, उससे पहले दूसरा थॉट आ गया। आप समझ रहे मेरी बात? पहला थॉट कंप्लीट नहीं हुआ, एग्जीक्यूट नहीं हुआ, उसी बीच में दूसरा थॉट आया और पहले थॉट को काट दिया और दूसरा आ गया, दूसरा एग्जीक्यूट नहीं हुआ, तीसरे ने उसको काट दिया। तो ये है मेंढक की तरह इधर उधर फुदकना, कि जरा जरा सी देर में आपके एक्शन चेंज हो रहे हैं। ये पागलपन की स्थिति है और ये डिप्रेशन वाली स्थिति है आपकी। पहली स्टेज में आप डिप्रेशन में जा रहे हैं और दूसरी स्टेज में आप पागलपन की स्थिति में जा रहे हैं। करना क्या है? इन दोनों के बीच का आपको बैलेंस बनाना है। कैसे बनाए बैलेंस? ना तो इतने फुदकिए और ना ही एक जगह गड़ के रहिए, ना तो ये किसी को देखना है। अगर मान लो किसी को देख रहे हो आप और देखे जा रहे हो, रैप्टा मारेगा कोई, खींच के बता रहा हूं मैं, ये काम कभी मत करना। और दूसरा ये भी नहीं है, कभी इसको देखा कभी इसको घाट घाट, ये नहीं करना है, ये अरे ठीक है यार, मतलब ठीक से आप समझ में क्या करो। आप पढ़ रहे हो तो सिर्फ पढ़ाई पे फोकस करो, उसमें कुछ और नहीं आना चाहिए। पता है, टाइम की ना कंपार्टमेंट बनाइए, इतना समय इसके लिए, इतना समय इसके लिए, इतना समय इसके लिए, इतना समय इसके लिए। और जो जिसको टाइम अलॉट किया है, ईमानदारी से, वफादारी से वो टाइम उसी को दीजिए। पढ़ाई को दिया आईडीटी को, तो बस आईडीटी ही रहेगा इस कंपार्टमेंट में, उससे वफादारी करो। ये टाइम दोस्तों को दिया है तो ये टाइम नेचुरली दोस्तों के लिए ही रहेगा, फिर आईडीटी बीच में नहीं आएगा, उसका अलग टाइम है। ये टाइम दिया है मौज मस्ती के लिए, खुद के लिए, तो यहां कोई बीच में नहीं आएगा। ये टाइम दिया है भाई साहब रिवाइज करने के लिए, कोई बीच में दूसरा आएगा नहीं। ये टाइम दिया है भगवान की पूजा करने के लिए, कोई बीच में आएगा नहीं, कोई थॉट्स भी नहीं आएगा बीच में। तो डेडिकेटेड बनिए, वफादार बनिए, अपने लिए भी समय निकालिए, परिवार के लिए समय निकालिए, पढ़ाई के लिए समय निकालिए, सोशल एक्टिविटीज के लिए समय निकालिए, खेलने के लिए समय निकालिए, सबके लिए समय निकालिए। और आवर्स में नहीं, मिनट्स में टाइम के कंपार्टमेंट बनाइए और वफादार रहिए। और जो है उसी पर एक समय में एक काम पर फोकस करके चलें, ना कि ऑल द टाइम एक ही काम पर फोकस करें या फिर अब जरा जरा सी देर में उछलते फिरें। बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच। बाय है, टाटा है और बहुत सारा प्यार आपके लिए।